हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम आपसे बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। बच्चों, तीनों ही फैमिली ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं और ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 12 में दिया हुआ है। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कभी कभार ये चैप्टर शायद डरावने या डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। ऐसा केवल इस वजह से हो सकता है कि आप रिएजेंट देख करके उसको याद करने का प्रयास करते हैं, आप रिएजेंट की संख्या देख करके घबरा जाते हैं। तो बच्चों, ये नेचर थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको क्वेश्चन का सलूशन बताता हूं, एक सिंप्लीफाई तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए या रिएक्शंस के कंसेप्ट को समझाते हुए रिएक्शन सॉल्व करवाता हूं, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करने का एक की कॉन्सेप्ट होता है, मूल मंत्र होता है, रामबाण होता है। तो अगर इसको ढंग से आप सीखोगे, याद करने की बजाय अगर कंसेप्ट को फोकस आप करोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी आसानी से जो सॉल्यूशन है वो भी आपको समझ में आएंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर है, अगर है तो वो भी आपके मन से कम हो पाएगा और इसका फायदा डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो आइए बच्चों, आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को बेल आइकन का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसमें जो कई और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं उनका बेनिफिट भी आपको मिल सके। हाँ जी, तो आइए आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से रीड करना है हमेशा की ही तरह। एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन अकर इन एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी +2 आयंस एज अ कैटलिस्ट, which of the following product will be formed on addition of water to 1-butene under these conditions। आपको एज अ सबस्ट्रेट 1-ब्यूटाइन लेने को बोला जा रहा है और 1-ब्यूटाइन की जो रिएक्शन है ये करनी है बच्चों वाटर के साथ। एज ए इंफॉर्मेशन आपको बता रखा है कि किसी भी एल्काइन पर वाटर का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब आप मरकरी +2 आयन लेते हैं एज ए कैटलिस्ट। नॉर्मली इस रिएक्शन में मरकरी सल्फेट लिया जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन 1-ब्यूटाइन बना लेते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों 1-ब्यूटाइन, और इस 1-ब्यूटाइन की जो रिएक्शन है ये आपको वाटर के साथ करना है। बच्चों, मरकरी +2 की प्रेजेंस में ये जो वाटर होता है ये पोलराइज हो जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला पार्ट नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, तो उसको H+ और OH- में आप तोड़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये ओवरऑल एक सिंपल सा एडिशन रिएक्शन माना जाता है और आप समझते हैं कि किसी भी एल्कीन या फिर एल्काइंस में अगर आप नॉर्मल रिएजेंट यूटिलाइज करते हैं तो उसके अंदर सबसे आसान तरीका होता है मार्कोनिकॉफ के रूल अप्लाई करते हुए आप वहां पर एडिशन कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इतना सा बोलूंगा कि आप इसमें मार्कोनिकॉफ का जो ट्रेडिशनल रूल या फर्स्ट रूल होता है वो फॉलो कर लीजिए। मार्कोनिकॉफ का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो कहां जाएगा, तो जवाब है उस sp कार्बन पे जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक है ना। तो ये वाला जो sp कार्बन है इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहां पर नेगेटिव पार्ट जाकर के जुड़ेगा। तो आइए बच्चों इसको ऐड कर लेते हैं। यहां पर आपने नेगेटिव पार्ट जोड़ा तो ये तो हो गया OH, और जो अनादर वाला कार्बन है ऑब्वियस सी बात है उस पर हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा, तो कुछ इस तरह का इनिशियल प्रोडक्ट बनता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब बच्चों, जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है, यानी एक प्रकार का इनोल है, और आप जानते हैं कि जो इनोल होती हैं ये तो लेस स्टेबल फॉर्म मानी जाती हैं, है ना। और इसकी जो कीटो फॉर्म होती हैं टॉटोमिज्म करने के बाद मिलने वाली वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म मानी जाती हैं। तो फाइनली आप इसमें टॉटोमिज्म कर दीजिएगा, और जैसे ही आप इसमें टॉटोमिज्म करेंगे, टॉटोमिज्म में क्या होता है बच्चों, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसका माइग्रेशन एक अनादर एटम की तरफ आपको करना होता है। तो जैसे ही आप इसके अंदर टॉटोमिज्म करोगे तो ऑक्सीजन तो जहां का जहां बना रहेगा, और वहीं से आपको पता चल जाता है कि एल्डिहाइड बनने वाला है या कीटोन।
तो अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने है उसमें एक कीटोन बनता हुआ आपको नजर आएगा जो कि रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। तो फाइनली बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ब्यूटेन 2-on। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इसी भी यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको एज इंट्रोडक्शन जो NAR होता है उसके रिएक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो पहले मैं आपको तैयार करवा देता हूं, आराम से जो आंसर है वो आपको वैसे नजर आ जाएगा। तो जो की कॉन्सेप्ट है उसको एक बार आप समझिएगा। देखिए बच्चों, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर होता है तो उसके अंदर ये वाली चीज एसेंशियल है ना। इसी को अपन एल्डिहाइड कीटोन की एक कॉमन यूनिट मान करके चलते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं इसके अंदर स्टेप नंबर 1 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है जो कि स्लो स्टेप होता है और इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है। अब सिंपल सी बात है कि यार कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अगर मैं पोलरिटी की बात कर लूं तो ये तो है En ज्यादा की वजह से नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट। तो जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है ये कहां पर अटैक करने आएगा, पॉजिटिव पार्ट पर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ करके आराम से अपन इसको जोड़ेंगे और रिएक्शन को अपन अकॉर्डिंगली प्रोसीड करा देंगे। तो जो NAR होता है इसके अंदर रिएक्टिविटी निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो sp2 कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आपको नजर आ रही है, इसी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या पॉजिटिव चार्ज को आपको सोचना होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान माना जाएगा, यानी रिएक्टिविटी विल बी हायर। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल या डिफिकल्ट माना जाएगा, यानी रिएक्टिविटी विल बी लेसर। तो इसी चीज को मैं आपके लिए लिख देता हूं, है ना। एज ए कॉन्सेप्ट अपन रूल बना लेते हैं कि जो NAR है इसको डिसाइड करेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन के हिसाब से। अब ये पॉजिटिव चार्ज कब घटेगा या कब बढ़ेगा, तो बड़ा सिंपल है कि अगर इस sp2 कार्बन के आजू बाजू आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ोगे, अगर इसके आजू बाजू आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, यानी रिएक्टिविटी विल नॉट फेवरेबल, है ना। और इसी का अपोजिट आप सोच लीजिए। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर होते हैं फेवरेबल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं यहां पर नॉट फेवरेबल। यानी कि अगर आपके सामने -I या -M हो रहा है तो वो फेवरेबल है, और अगर आपके सामने +I या +M हो रहा है तो वो रिएक्टिविटी के लिए नॉट फेवरेबल माना जाएगा। तो आइए जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। एसिटिल्डिहाइड आपको दिया हुआ है तो इसके अंदर एक मिथाइल का +I लगेगा। एसीटोन आपको दिया हुआ है तो बच्चों इसमें आजू बाजू जो दो मिथाइल जुड़े हुए हैं इन दोनों का +I लगेगा। बेंजिल्डिहाइड आपको दिया हुआ है जिसके अंदर इस प्रकार से रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इस रेजोनेंस को अपन बोलेंगे +M ऑन sp2 कार्बन। और एसीटोन की अगर बात कर लूं तो एसीटोन के अंदर बच्चों यहां से तो +M हो जाएगा और यहां से एक +I होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि मिनिमम +I किस में है, और यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि यार जो मिनिमम +I है वो ऑप्शन नंबर 1 में है, और इसीलिए बच्चों यहां पर रिएक्टिविटी रिलेटिवली फेवरेबल मानी जाएगी, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक्स को या फैमिलीज को मिक्सअप करके बनाया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। देखिए बच्चों, एसिडिक नेचर निकालते समय सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ऑप्शन आखिर किस प्रकार के दे रखे। अगर एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर होते हैं तो डायरेक्टली अपन +I -I या +M -M +R -R से आंसर बना लेते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की फैमिलीज अगर हैं तो मेरे हिसाब से आपको एनायन बना करके स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, एसिडिक नेचर और Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugated base which is also known as anion, ठीक है ना। जो एसिड है उसमें से प्रोटॉन रिलीज करिएगा, प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस या एनायन बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचिएगा। तो आइए बात करते हैं 1 by 1। जैसे सबसे पहले अगर फिनॉल है तो फिनॉल में से H+ हटा देते हैं,
बच्चों फिनोल में से H+ हटाओगे तो फिनोक्साइड आयन बनेगा जिसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। इथेनॉल की अगर अपन बात कर लें तो इथेनॉल में से H+ हटा दीजिए। H+ हटाने के बाद सॉरी इथोक्साइड आयन बन जाएगा इस तरीके से, क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड में से अगर मैं H+ हटा देता हूं तो इस तरह का नेगेटिव आयन बनेगा। और एसिटिक एसिड में से अगर मैं H+ हटा देता हूं तो इस प्रकार का एक एनायन या कंजुगेटेड बेस बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए बेटा कि रेजोनेंस किस किस में हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाले में और थर्ड और फोर्थ वाले में रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस की वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन जब आप फिनोक्साइड की बात करते हैं तो फिनोक्साइड के अंदर O- कन्वर्ट होता है C- में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो कम ज्यादा आएगी। और इसी बिहाफ पर इस रेजोनेंस को बोला जाता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसके अंदर O- है और रेजोनेंस करने के बाद भी O- ही बनाएगा, और इसी बिहाफ पर इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की जो एफिशिएंसी है या स्टेबिलिटी है वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से हमेशा ज्यादा मानी जाती है। और इसी बिहाफ पर बच्चों जो फिनॉल या फिनोलिक कंपाउंड होते हैं उनसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा माना जाता है, ठीक है। ये वाला जो है इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बात है सबसे कम हो जाएगी। अब बचा थर्ड और फोर्थ का आपस में कंपैरिजन, तो एज अ डिफरेंस देखो थर्ड वाले में एडिशनली क्लोरीन जुड़ा हुआ है जिसका -I लगेगा, और एसिडिक नेचर में तो -I भी फेवरेबल होता है। इसी वजह से जो कंपाउंड नंबर थर्ड है उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा मानी जाएगी। तो आइए बच्चों ऑर्डर की बात कर लें। सबसे पीछे तो आना चाहिए इथेनॉल, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद में क्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये जो ऑर्डर है ये कंपाउंड नंबर थर्ड में दिया हुआ है, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए बच्चों, एक एरोमेटिक एस्टर आपके सामने है जिसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में भी बेंजीन रिंग जोड़ रखी है, और जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रेडिकल होता है उसमें भी फिनाइल या बेंजीन एज अ रेडिकल जोड़ करके आपको दिया हुआ है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये वाला जो एस्टर है ये कौन सी रिएक्शन से आप बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने कई बार देखा है कुछ स्टूडेंट ऑप्शन पढ़ते समय कभी कभार उलझ जाते हैं कि यार इसमें क्या बनेगा। तो देखिए जो रिएक्शन स्टैंडर्ड होती हैं, जो रिएक्शन आपके पढ़े हुए होते हैं, जो रिएक्शन सिलेबस में होते हैं, जो रिएक्शन सॉल्व करने लायक होते हैं, वो तो डेफिनेटली आप और हम मिलकर के सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन कभी कभार कुछ इररिलेवेंट से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऐसे भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं जो आपको लगेगा यार ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बड़े स्मार्टली इस प्रकार के ऑप्शन को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया करिए, अननेसेसरीली उसमें एनर्जी लगाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड को NaOH की प्रेजेंस में आपको यूज करना है। तो देखिए बच्चों, फिनॉल और बेंजोइक एसिड को NaOH की प्रेजेंस में आप जब यूज करोगे तो मेरे हिसाब से कोई स्टैंडर्ड सा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन अगर है तो एस्टरिफिकेशन के अंदर आपको H2O हटाने वाला मीडियम लेना होता है जो कि कंसंट्रेट H2SO4 या ड्राई HCl होता है, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो NaOH है, और NaOH तो भैया बेस होता है, और फिनॉल और बेंजोइक एसिड हैं, तो ये तो दोनों ही कंपाउंड ऐसे हैं जो NaOH के साथ बल्कि सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के पहला वाला आंसर अपन यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं और लिख देते हैं कि ये अगर रिएक्शन करेगा तो एस्टर नहीं बल्कि सॉल्ट फॉर्म कर देगा। रिएक्शन नंबर सेकंड की अगर बात कर लें कि फिनॉल में बेंजोइल क्लोराइड मिलाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, आपको भी लग रहा होगा यार पढ़ा है ये रिएक्शन। यस, ये रिएक्शन डेफिनेटली आपका पढ़ा हुआ है, ये बेंजोइलेशन है, इसको शॉर्टन बोमन रिएक्शन भी बोला जाता है। आइए एक बार मैं इसको लिख करके बता देता हूं। तो आपको दिया हुआ है फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, और आपको बोला जा रहा है कि इसकी जो रिएक्शन है ये आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ करा दीजिए, ठीक है ना, ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये एक प्रकार की NSR मानी जाती है। इस NSR के अंदर ये जो लिविंग ग्रुप है
ये यहां से रिप्लेस होता है कब, जब फिनोक्साइड आयन यहां से अटैक करता है, ठीक है ना। इसी बिहाफ पर इसका जो आंसर बनेगा उसके अंदर ये वाला जो फिनोक्साइड आयन है ये अल्टीमेटली क्लोरीन को हटा करके यहां पर इंट्रोड्यूस होगा और वही आंसर बन जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है कि यार इसके अंदर बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HCl, और HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए एसिड है तो हमें बेस मिलाना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि पिरिडीन एक बहुत ही अच्छा बेस है जो बड़ी आसानी से बनने वाले HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। और बाकी ऑप्शन ऐसे बच्चों जैसे इसके अंदर जिंक क्लोराइड दिया हुआ है तो वो HCl को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और ये वाला जो ऑप्शन है फिनॉल प्लस बेंजिल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मेरे ख्याल से इररिलेवेंट है, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजिल्डिहाइड। आपको ऐसा रिएजेंट पहचानना है जो बेंजिल्डिहाइड से भी रिएक्शन नहीं करता और उसके साथ साथ एसीटोन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। तो बड़े सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले, ध्यान से देखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3, तो बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बेंजिल्डिहाइड से भी रिएक्शन कर लेता है, एसीटोन से भी रिएक्शन कर लेता है। ये किससे रिएक्शन नहीं करता, जब बहुत ही ज्यादा बल्कि कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, जबकि ऐसा यहां पर नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो पाएगा। आगे बोला हुआ फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है भाई, PH NH NH2। तो भैया हाइड्रोजीन हो चाहे फिनाइल हाइड्रोजीन हो चाहे DNP हो चाहे सेमी कार्बोजाइड हो, ये भी ऐसे कंपाउंड होते हैं इसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, तो ये भी इन दोनों कंपाउंड से रिएक्शन कर लेगा, ये आंसर भी नहीं हो सकता। फेलिंग सोल्यूशन, हाँ फेलिंग सोल्यूशन एक टेस्ट होता है जो एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन करता है जबकि कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, जैसे टॉलिंस रिएजेंट होता है उसी तरह से। लेकिन बच्चों बेंजिल्डिहाइड में भी फेलिंग सोल्यूशन के साथ लिमिटेशन होती है और इसलिए ये बेंजिल्डिहाइड से भी रिएक्शन नहीं करता, और इसीलिए आपका जो आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप जानते ही हो यार, काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, और आप किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कीटोन में अगर इसको मिलाओगे तो बड़ी आसानी से ये NAR करते हुए रेस्पेक्टिव एल्कोहल बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें एल्डोल रिएक्शन एज वेल एज केनिजारो रिएक्शन दोनों ही काफी ज्यादा फेमस या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आज के वीडियो में दोनों के ही क्वेश्चन NCERT के बिहाफ पर आपको आते हुए नजर आने वाले हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, यानी ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो बच्चों सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर लें तो केनिजारो रिएक्शन किस में पॉसिबल है, तो जवाब है केवल और केवल एल्डिहाइड में पॉसिबल है। क्या सारे एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देते हैं, तो जवाब है नहीं। केनिजारो रिएक्शन केवल और केवल ऐसे एल्डिहाइड में पॉसिबल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जारो हो। अरे जारो का मतलब जीरो, एज अ ट्रिक मैं इसको ऐसे बोलता हूं कई बार। तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0 एल्डिहाइड शोज केनिजारो रिएक्शन। तो आपको ये देखना है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा तो केनिजारो रिएक्शन है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो केनिजारो रिएक्शन आखिर नहीं है। अल्फा कार्बन या हाइड्रोजन कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा जिस पर हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें तो केनिजारो रिएक्शन पॉसिबल है। बच्चों यहां पर भी ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा कार्बन है जिसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो गया तो केनिजारो रिएक्शन दे देगा। इसकी अगर बात कर लो फॉर्मेल्डिहाइड की, तो इसके अंदर तो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही मिसिंग है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अलावा तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे किसको, यानी अल्टीमेटली इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये भी केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। लेकिन एसिटाल्डिहाइड की अगर मैं बात कर लूं तो एसिटाल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन आर अवेलेबल, और अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, और इसलिए बच्चों ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से रीड करिए।
which product is formed when the compound benzaldehyde is treated with concentrate aqueous QH solution? लीजिए, अभी तो हम बात कर रहे थे केनिजारो रिएक्शन की और एग्जैक्टली उसी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी अल्फा हाइड्रोजन जीरो वाले एल्डिहाइड को अगर आप एक्वस एल्कली के साथ ट्रीट कराते हैं तो बच्चों इस रिएक्शन को बोला जाता है केनिजारो रिएक्शन। बच्चों केनिजारो रिएक्शन जो होती है ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन होती है, एक प्रकार के डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। और इस रेडॉक्स या डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो एल्डिहाइड आपको दिया हुआ होता है उसके दो मॉलिक्यूल आपको यूटिलाइज करने होते हैं, ठीक है ना। दोनों में से बच्चों जो एक मॉलिक्यूल होगा ये तो आपको ऑक्सीडाइज करना है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड बेस की प्रेजेंस में फाइनली क्या बनाएगा, सॉल्ट, जैसे भी ऑप्शन दिए हुए होंगे ऐसे। और जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होगा उस दूसरे वाले मॉलिक्यूल का आपको रिडक्शन करना होता है, और रिडक्शन एल्डिहाइड का जब आप करोगे तो वहां से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। बस तो ये सिंपल सा फंडा है जो इस तरह के क्वेश्चंस में आप बिंदास फॉलो करिए और आंसर को पहचान लीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो एल्डिहाइड था उसको फाइनली एसिड फिर सॉल्ट में चेंज कर रखा है और इसको एल्कोहल में चेंज कर रखा है, और इतना परफेक्ट ऑप्शन और तो कोई नहीं है। तो इसलिए बच्चों इसका जो आंसर है ये सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, फेमस रिएक्शन का है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रोपाइन, और इस प्रोपाइन में आपको बोला हुआ है 40% H2SO4 1% HgSO4 मिला दीजिए। तो बच्चों बचा कुचा क्या है, 40% और 1% के अलावा बचा कुचा क्या है, पानी। और 40 + 1 41 से काफी ज्यादा पानी हो गया, तो ओवरऑल एज ए कॉन्सेप्ट अगर बात कर लो तो ये क्या है, हाइड्रेशन। अब आप बोलोगे सर हाइड्रेशन तो वही है जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, एग्जैक्टली वही है। तो इसको आप सॉल्व कैसे कर लोगे, मार्कोनिकॉफ का फर्स्ट रूल लगाते हुए। तो जैसे ही आप मार्कोनिकॉफ का फर्स्ट रूल यहां पर फॉलो करोगे तो बच्चों लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले sp कार्बन पर तो OH आ जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पर H आ जाएगा। तो आपका जो आंसर नंबर A बना वो ऐसे बना, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ आइसोमिज्म करके ये बनाना है, और ऑलरेडी वहां पे हमने आपको बताया था कि इनॉल बनते हैं जो कि टॉटोमराइज होकर के रेस्पेक्टिव कीटोन बना लेते हैं। यहां पर कीटोन आपको नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, एक तो आपसे ए पूछा जा रहा है, तो ए का IUPAC नाम बना लीजिए 1 2 3। तो क्या हो जाएगा ये, प्रोप 1 in 2 all, ठीक है ना, प्रोप 1 in 2 all। बट मेटामेरिज्म की वजह से ये गलत हो गया। प्रोप 1 in 2 all नाम की वजह से ये गलत हो गया। प्रोप 2 in 2 all नाम की वजह से ये गलत हो गया। इसके अंदर ध्यान से देखिए बच्चों, प्रोप 1 in 2 all नाम सही है और जो आइसोमिज्म है उसको भी सही बता रखा है, दैट इज टॉटोमेरिज्म। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जाना चाहिए। बच्चों मैं हमेशा आपको एक ही बात कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, याद कुछ नहीं करना है, चीजों को समझना है, एक सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करनी है, और मान के चलिए ये प्रैक्टिस से ही आएगी और किसी तरीके से नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। एक रिएक्शन का सीक्वेंस आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड नंबर ए और कंपाउंड नंबर सी में जो रिलेशन है वो क्या है। तो आइए बच्चों, जो रिएजेंट है उसका ध्यान रखते हुए इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एसिटिल्डिहाइड आपको दिया हुआ है और इसके अंदर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाने को बोला जा रहा है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसके अंदर पहले तो आप रिएजेंट में ऑर्गेनोमेटेलिक है तो उसकी पोलरिटी को फॉलो कर लीजिए। जो एसिटिल्डिहाइड होगा इसके अंदर आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखते हुए, और बड़े आसानी से इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में जोड़ दीजिए। तो जैसे ही पोलरिटी का ध्यान रखते हुए आप यहां पर NAR करोगे तो कुछ इस प्रकार का आंसर बनेगा, ठीक है ना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करने को बोला जा रहा है, और बच्चों जैसे ही हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो मेटल वाला बॉन्ड टूटेगा और वहां पर वाटर कंज्यूम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो आंसर नंबर ए है वो क्या बना, एक प्रकार का एल्कोहल, दिस वन।
अब आपको बोला जा रहा है कि जो कंपाउंड नंबर ए है इसके अंदर H2SO4 मिला दीजिए हाई टेम्परेचर पर। तो बच्चों किसी भी एल्कोहल में अगर आप हाई टेम्परेचर पर H2SO4 मिलाते हैं तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है जो कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। तो जहां पर OH है उसके नियर बाई कार्बन से हाइड्रोजन लेते हुए आप यहां पर एलिमिनेशन कर दीजिए और रेस्पेक्टिव एल्कीन बना दीजिए। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है इसमें आपको बोला हुआ है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी कि HBO कर दीजिए। अब देखिए बच्चों HBO का मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन अगर अपन इसको NCERT के तरीके से या एक डायरेक्ट तरीके से सॉल्व कर लें तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि जो भी एल्कीन आपको दिया हुआ है उसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब आप करें तो आप उसमें HOH जोड़ें, लेकिन HOH जोड़ते समय ये ध्यान रखें कि आपको इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना होता है, यानी मार्कोनिकॉफ के रूल का अपोजिट सोचते हुए आपको आंसर बनाना होता है। तो बच्चों अगर आप मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहे होते तब तो जो OH है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले sp2 कार्बन पर जाता, लेकिन यहां पर आपको एंटी रूल लगाना है, यानी कि जो OH है वो कहां पर जाएगा, तो जवाब है उस sp2 कार्बन पर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब क्वेश्चन था कि जो कंपाउंड नंबर ए और सी है इसमें आपको रिलेशन बताना है, तो आप ध्यान से देखिए। कंपाउंड नंबर ए में नंबर 2 पर या कार्बन चेन के बीच में OH जुड़ा हुआ है, जबकि कंपाउंड नंबर सी में कार्बन चेन के एंड पर OH जुड़ा हुआ है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यहां पर डिफरेंशिएट हो रखा है और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा ये पोजीशन आइसोमर्स जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन। एक कन्वर्जन आपको दे रखा है और उस कन्वर्जन को करने वाला जो सबसे बेहतरीन रिएजेंट हो सकता है वो यहां पर आपको पहचानना है। आइए कन्वर्जन को एक बार देखें। जो कार्बन चेन है उसमें एल्कीन भी है और इस तरह से आंसर बना रखा है कि एल्कीन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एल्कीन रिटेंड रहना चाहिए। उसके अलावा एक कीटोन है और इस कीटोन से एसिड बना रखा है ना। एक कीटोन है उससे कम कार्बन वाला एसिड बना रखा है। अब देखिए थोड़ा सा अगर अपन सोचें तो यार कीटोन से एसिड बनना यानी एक तरह से ऑक्सीडेशन टाइप की स्टेट है, लेकिन यहां पर कोई उस तरह के रिएजेंट नहीं दे रखे जो इस टारगेट को डायरेक्टली फुलफिल कर पाए, है ना। और उसके अलावा एक कार्बन कम होने का मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं ये वाला बॉन्ड टूटा हुआ है, तभी तो जो गिवन आंसर है वो बनेगा। आइए ऑप्शन को पढ़ना चालू करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट ये तो कीटोन पे काम नहीं करेगा। पेरोक्साइड ये भी बेटा एल्डिहाइड कीटोन पे काम नहीं करते हैं। I2 प्लस NaOH, सोचो सोचो सोचो, I2 प्लस NaOH मिथाइल कीटोन है, नॉर्मल कीटोन नहीं है। तो बच्चों ये कर लेगा मिथाइल कीटोन के साथ आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आप जानते हैं कि जो मिथाइल कीटोन होता है उसमें से मिथाइल वाली साइड इस रिएजेंट से रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बनाती है, और रिमेनिंग वाली ये वाली जो साइड होती है ये वाली साइड फाइनली रिएजेंट की सहायता से पहले एसिड में और फाइनली सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। SN विद NaOH ये भी बेटा इस सबस्टेट के हिसाब से रिलेवेंट ऑप्शन है, इसलिए इसको भी आप रिजेक्ट डेफिनेटली करिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन। बच्चों आपको ऑक्सीडेशन करना है, लैंग्वेज में साफ साफ बता रखा है, रिएजेंट दे रखा है, और ये क्या है कीटोन। तो एज अ बेसिक रूल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल ये बोला जाता है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं इसके ऑक्सीडेशन से पहले बनेगा एल्डिहाइड, और अगर रिएजेंट एग्रेसिव है तो वो एसिड बना देगा। लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल अगर लिया जाता है तो उसके अंदर कीटोन बनता है। तो आपका आंसर यहां पर केवल और केवल 2 डिग्री एल्कोहल जाएगा, 1 डिग्री नहीं जाएगा। बच्चों कैसे ऑक्सीडेशन होता है आइए एक बार देख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। ये है ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक हाइड्रोजन तो एसिडिक वाला यानी OH वाला एब्जॉर्ब करता है, और उसके साथ साथ दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जैसे ही OH वाला H
और अल्फा कार्बन वाला H वहां से हटेगा तो आपको रेस्पेक्टिव कीटोन बनते हुए नजर आएंगे। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, इसलिए इसको ऑलरेडी मैंने रिजेक्ट कर दिया, और ये वाला गलत है, तो अगेन बच्चों बोथ का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन क्लीमेंशन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इट ट्रीटेड विद, क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर कौन सा रिएजेंट काम लिया जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आइए बेटा मैं रिएक्शन भी आपको लिख के बता देता हूं। इस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन लिए जाते हैं। जो रिएजेंट होता है ये होता है जिंक अमलगम, यानी जिंक प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन, और हाइड्रोजन देने वाला होता है इसके अंदर कंसंट्रेट HCl। तो अगर इस तरह का रिएजेंट आप मिलाते हैं तो कुल मिलाकर के 4 हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं, और उन 4 हाइड्रोजन को कंज्यूम डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होता है ये बन जाता है इस प्रकार से, एक तो एल्केन, इसके अलावा यहां से बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट है ये बन जाएगा यहां से वाटर, ठीक है ना। बट अभी क्वेश्चन की डिमांड इतनी सी है कि आपको रिएजेंट बताना था, तो रिएजेंट हो जाएगा जिंक अमलगम प्लस HCl। HCl जरूरी बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन देने का या रिडक्शन करने का सोर्स अल्टीमेटली यहां पर HCl ही माना जाता है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं एग्जाम्पलर के हिसाब से टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन, इनके इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके लिए अपन सिंगल आंसर के टिक नहीं करेंगे, बल्कि अपन क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आंसर चेक करेंगे, और जो भी फाइनली आंसर होगा मैं साइड में आपको लिख करके यहां पर दूंगा। तो क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ तो है, वो तो पार्ट 1 में भी था, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट। यानी ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 आंसर भी सही हो सकते हैं, और हो सकता है 4 आंसर भी सही हो। तो बड़े ध्यान से एक एक ऑप्शन का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन होता किस में है, तो जवाब है एल्डिहाइड में भी हो सकता है, और उसके साथ साथ कीटोन में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है, तो हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक्टिव हाइड्रोजन होना जरूरी है, कितना है इट डजंट मैटर। तो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल रिएक्शन देगा। और यहां पर आपसे डू नॉट पूछा हुआ, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एसिटाल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, यस, तो ये एल्डोल रिएक्शन देगा, यस। बेंजील्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल रिएक्शन देगा, नहीं देगा। एसीटोन के अंदर अगेन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल देगा, यस, दोनों साइड से दे सकता है, वो एक अलग बात है, दोनों एक जैसे तो एक ही आंसर बनाएंगे। और ये जो एल्डिहाइड है इसमें भी बच्चों अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन कौन एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, तो उसके हिसाब से आपका आंसर यहां पर सेकंड भी होगा और फोर्थ भी होगा। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए आंसर, वैसे तो टिक मैंने कर दिया है, तो अपना आंसर होगा यहाँ पे आंसर नंबर 2 एज वेल एज आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल बेंजोएट विद NaOH सॉल्यूशन यील्ड्स। एक एस्टर आपको दिया हुआ है, इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया जाए तो क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों रिएक्शन ऐसी है जिनको आप चाहें तो मैकेनिज्म से कर सकते हैं, या फिर एक मैं PCT आपको बता देता हूं, प्रदीप चित्तोड़ा ट्रिक आपको बता देता हूं, उससे डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन को सॉल्व मेरे हिसाब से कर पाएंगे, ठीक है ना। जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो किसी भी एस्टर का जब आपको एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करना हो, तो ये तो आप जानते ही हैं कि एस्टर के अंदर लिविंग ग्रुप होता है OR, तो इसका वहां से क्रैक करें। और बेटा इसके अंदर एज अ PCT एज अ ट्रिक आपको करना क्या, यहां पर H और यहां पर ONA लिखना है, तो इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से तो क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट
ठीक है ना, बेंजोइक एसिड का सोडियम सोल्ट सोडियम बेंजोएट, और यहां से आपको क्या मिला, फिनॉल। लेकिन एक छोटा सा अवेयरनेस आपको यहां पर रखना पड़ेगा, जो फिनॉल चैप्टर में थ्योरीज में लगभग बार बार हर रिएक्शन में आपको बताया जाता है कि फिनॉल एक बहुत अच्छा एसिड है, और अगर उसके आसपास बेस होगा ना, एल्कलाइन मीडियम होगा, तो नेचुरल सी बात है एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। तो आपको NaOH दिया हुआ है, तो NaOH की प्रेजेंस में फिनॉल तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि फिनॉल तो एक प्रकार का एसिड है। तो नेचुरल सी बात है कि जो NaOH है उसकी वापस से आप फिनॉल से रिएक्शन करवाइएगा, और जैसे ही आप इसकी वापस से रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पर रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा इस प्रकार का, जिसको आप क्या बोलोगे, सोडियम फिनोक्साइड। तो जो फाइनल आंसर है, जो एंड प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली वही आपको टिक करने होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो वो आंसर हो जाएंगे आपके एस। तो फिनॉल इन्होंने जान करके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है ताकि जल्दबाजी में बच्चा आंसर गलत कर दे, लेकिन दिस इज नॉट एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट में बच्चों एक तो हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड और एक हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। बेंजोफिनोन तो बन ही नहीं रहा, तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा बच्चों सेकंड एज वेल एज थर्ड, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following conversion can be carried out by Clemenson reduction? क्लीमेंशन रिडक्शन से होने वाले कन्वर्जन आपको यहां पर चूज करने हैं। अभी ऑलरेडी एक क्वेश्चन में हमने आपसे बात किया कि क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो पहले अपन एल्डिहाइड कीटोन देख लें। एल्डिहाइड है, कीटोन है, बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है, ना 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 ये तो नॉट अलाउड है, बेंजोफिनोन कीटोन दिया हुआ है, ठीक है। अब पूरी रिएक्शन को दिमाग में लेते हुए चलते हैं। तो बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पूरी तरह से निकल जाती है, तो रेस्पेक्टिव क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर तो बेंजिल एल्कोहल बना रखा है, यानी पूरी तरह से ऑक्सीजन को नहीं हटाया, तो ये गलत हो गया है ना। यहां पर बना रखा है साइक्लोहेक्सेन, यानी हाइड्रोकार्बन है, ठीक लग रहा है, मैं एक बार लिख के बताऊंगा आपको, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये तो हो गया बच्चों साइक्लोहेक्सेनॉन। इसके अंदर अपन मिलाएंगे जिंक मरकरी विद HCl, तो ऑक्सीजन को हटा करके पूरी तरह से हाइड्रोजन आपको जोड़ना है ऐसे, तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉन, जो कि बिल्कुल सही है। और इसी तरह से अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन को भी एक बार लिख करके देखूं तो ये है बेंजोफिनोन। तो ये तो होता है बच्चों बेंजोफिनोन। इस बेंजोफिनोन में अगर आप सेम रिएजेंट लेकर के चलोगे तो आपको करना क्या है, ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करनी है, तो ये वाला आंसर बनेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल मीथेन। तो ये वाला आंसर भी क्लीमेंसन का ही प्रोडक्ट है, तो इसको भी अपन सही मान करके चलेंगे। तो बच्चों इसी बिहाफ पर आपका जो आंसर है ये हो जाएगा 2 एज वेल एज 4, सेकेंड एंड 4। क्वेश्चन नंबर 16, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी इंक्रीज्ड इन द चेन? आपको ऐसी रिएक्शन पहचाननी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, यानी सबस्ट्रेट के अंदर जितने कार्बन होंगे उससे ज्यादा कार्बन का प्रोडक्ट बनता हुआ आपको नजर आए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर अपन बात कर लें तो ये क्या होता है, RMGX। अब ऑब्वियस सी बात है यार, RMGX क्या करेगा, अपना R कार्बन चेन को इंट्रोड्यूस करा देगा। आप सबस्ट्रेट कोई भी ले सकते हैं, अभी एल्डिहाइड कीटोन की वैसे हम बात कर रहे हैं टॉपिक के हिसाब से। तो RMGX के अंदर कार्बन चेन में R इंट्रोड्यूस हो गया तो कार्बन बढ़ जाएगा, जवाब है यस। केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन में तो क्या होता है, या तो ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगी और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ेगी, तो कार्बन तो नहीं बढ़ेगा, तो ये वाला आंसर इररिलेवेंट है। एल्डोल रिएक्शन, बच्चों एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी लिया जाता है उसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हुए। अब ऑब्वियस सी बात है, आप जब 2 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ोगे तो नंबर ऑफ कार्बन तो डबल हो गया ना, तो इसलिए इसको भी अपन एक्सेप्ट करेंगे। और HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन में तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिए जाते हैं और अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है हेलोजन से। तो आपने हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन लाया, कार्बन चेन में तो कोई चेंज नहीं लाया, तो इसलिए वाला आंसर भी रिलेवेंट नहीं है। तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट एज वेल एज थर्ड, है ना। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए आंसर, ये हो जाएगा फर्स्ट एज वेल एज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, बेंजोफिनोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, प्रोडक्ट आपको दे रखा है बेंजोफिनोन और आपको पहचानना है कि बेंजोफिनोन आखिर किस किस से बनेगा।
बच्चों बेंजोफिनोन होता क्या है? तो जवाब है एक ऐसा कीटोन जिसमें दोनों तरफ फिनाइल जुड़ा हुआ होता है, इसको बोला जाता है बेंजोफिनोन। तो आइए, अगर वर्बली काम चलेगा तो वैसे करेंगे, नहीं तो मैं लिख के बता दूंगा। बेंजोइल क्लोराइड प्लस बेंजीन, आई थिंक लिख लेते हैं इसको, वो अच्छा रहेगा, है ना। बेंजोइल क्लोराइड प्लस बेंजीन। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? दिस वन। इसकी रिएक्शन बच्चों आपको करनी है बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये एक स्टैंडर्ड सी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर होगा क्या कि जो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, दिस वन, ये बेंजीन रिंग पर ESR कर देगा और जैसे ही आप यहां पर ESR करोगे तो आपको बेंजोफिनोन बनता हुआ नजर आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो रेलेवेंट है। ऑप्शन नंबर 2 की अगर अपन बात कर लें तो बेंजोइल क्लोराइड में डाइफिनाइल कैडमियम मिलाना है। ओके, ये हमने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड और इसके अंदर आपको मिलाना है डाइफिनाइल कैडमियम। बच्चों ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है। इसकी रिएक्टिविटी इतनी एक्यूरेट होती है, इतनी परफेक्ट होती है कि ये केवल एक ही बार NSR कर पाता है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी यील्ड भी काफी अच्छी होती है, इसलिए वाला आंसर भी यहां पर एक्सेप्टेबल है। बेंजोइल क्लोराइड में मिलाना है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड, एक ही बात है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बच्चों होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो पहले तो ये कीटोन बना देगा, लेकिन कीटोन बनाने के बाद ये रुकेगा नहीं, वापस से रिएक्शन करता जाएगा और वापस से रिएक्शन करता जाएगा, तो उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो माना जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। इसलिए ये वाला आंसर यहां पर रिलेवेंट नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 तो बड़ा अजीब सा ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन जिंक क्लोराइड, है ना, इररिलेवेंट रिएक्शन नहीं है, तो उसको भी आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली बेंजोफिनोन बना करके दे रहे हैं, तो आपका आंसर यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड दिया जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ओरिएंटेड, ध्यान से देखिएगा। Which of the following is the correct representation for the intermediate of nucleophilic addition reaction to the given carbonyl compound? This one, ठीक है ना। तो इसको बच्चों मैं लिख करके आपको एक बार बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें यहां पर A, यहां पर B जुड़ा हुआ है और ये कार्बोनिल ग्रुप आपको दिया हुआ है। अब होता क्या है बच्चों कि जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, NAR करते हैं, तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ करके ये न्यूक्लियोफाइल लाया जाता है। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जहां पर अटैक करवाया जा रहा है वो sp2 कार्बन है जिसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा ना तो sp3 कार्बन प्रोड्यूस होगा और sp3 कार्बन भी ऐसा जिसमें किरिलिटी है। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड सा रूल है कि जब भी प्लेनर स्पीसीज पर अटैक हो रहा हो और अटैक होने के बाद किरिल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बन रहा हो, तो इसके अंदर अपन एक नहीं बल्कि दोनों साइड से अटैक बराबर बराबर मान करके चलते हैं और इसलिए इस तरह के रिएक्शंस में हमेशा एक रेसिमिक मिक्सचर बनता हुआ आपको नजर आता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे फिशर फॉर्मूला बना करके लिखना चाहूं तो ये हो गया A, ये हो गया B, इसको O- कर लेते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में लिख देते हैं। और इसके अलावा दोनों अटैक अगर होंगे तो इसके मिरर इमेज बना लीजिए, B और A को या न्यूक्लियोफाइल और O- को आपस में बदल दीजिए। कंडीशन का ध्यान रखिएगा बच्चों, किरिल कार्बन शुड बी देयर, है ना। और इसी बिहाफ पर यहां पर जो आंसर बनती हैं इसको बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। अभी मैंने इंटरमीडिएट बनाया है, आप पूरी तरह से इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दीजिए तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपको एग्जैक्टली बनता हुआ नजर आए। तो आइए ऑप्शन कैसे दे रखे हैं उसको समझ लेते हैं। आपको करना क्या है, एक तो किरिलिटी पे फोकस करना है, ओके। उसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों का अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना, मिरर इमेजेस बननी चाहिए। तो अगर एट ए टाइम इसको मैं कंसिडर करता हूं तो बच्चों इसकी मिरर इमेज ये है, देखो ध्यान से, A और B को आपस में इंटरचेंज कर रखा है, रिलेवेंट है। और यहां पर तो इन्होंने इंटरचेंज किया तो है, जस्ट अ सेकेंड,
लेकिन इन्होंने उसको टेट्राहेड्रल वे में नहीं दिखाया, इन्होंने उसको प्लेनर वे में दिखा दिया। और प्लेनर वे में दिखाएंगे तो वो उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा जितना अच्छा स्टीरियो में वेजो डैश वाला होता है। और इसलिए बच्चों इसका जो आंसर है मैं फर्स्ट एज वेल एज सेकंड मान करके चलूंगा। तो अपन लिख देते हैं आंसर फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन डिस्कशन। मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो जो सॉल्यूशन है उनको डेफिनेटली आप मेंटेन करें और एग्जाम के जस्ट पहले अपने खुद के बनाए हुए सॉल्यूशंस को एक बार देख करके जाइएगा, तो आपका जो एग्जाम है वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।